फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीए इंग्लिश मीडियम में। आज हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस Chemical reaction are the process by which a chemical interact to form a new chemical with a different composition। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि केमिकल इंटरेक्ट करता है to form new chemical with different composition। A chemical reaction is the process where reactant are transferred into product। एक केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि Zn प्लस H2SO4 ये जो है हमारा रिएक्टेंट है, और Zn H2SO4 जो है ये हमारा प्रोडक्ट है। Zn ये एक सॉलिड में है और H2SO4 है डाइल्यूट में। ZnSO4 के साथ रिएक्ट करता है प्लस H2O बनाता है, जो कि ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। देन गाइज आगे हम देखते हैं कि when a chemical reaction takes place it is combined with by either one or more by the following। कि कहने का मतलब ये सभी एक केमिकल रिएक्शन के टेक प्लेस में आते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंजेस ऑफ कलर, और हो गया प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ सॉलिड। ये सभी के बारे में हम आगे जानकारी के साथ पढ़ेंगे। तो आगे के लिए देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस आता है, तो Zn सॉलिड में था जो कि H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और बनाया ZnSO4 एक्वस के साथ, जो कि H2SO4 गैस में हुआ। और इसमें एग्जांपल में देखते हैं कि Na2CO3 सॉलिड में था, फिर HCl एक्वस में जाकर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आगे हम जानते हैं दूसरे टॉपिक पर, जिसमें बताया जा रहा है चेंजेस ऑफ कलर बताया जा रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट जो है कि ग्रीन कलर का, वो रिएक्ट करता है CuO के साथ प्लस H2O गैस को रिलीज़ करता है, जो कि हो जाता है ब्लैक कलर में। आप इधर भी एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। चलते हैं हम आगे की ओर। अब थर्ड नंबर जो है हमारे पास प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं AgNO3 और एक्वस क्या है, जो कि NaCl एक्वस में है, जो कि हमारे पास बना रहा है AgCl को और NaNO3 को एक्वस में। सल्फर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है वाइट कलरलेस। इसका कलर जो है वो निकल जाता है, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या है? देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शन विथ टेक्स ईदर बाय एब्जॉर्बिंग और रिएक्टिंग और रिलीजिंग हीट एनर्जी। ऐसा मतलब कि केमिकल रिएक्शन जिसमें वो टेक प्लेस करता है, एब्जॉर्ब करता है रिलीजिंग हीट और रिलीज़ करता है हीट एनर्जी को। आगे हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस केमिकल रिएक्शन आर क्लासीफाई इनटू 2 रिएक्शन। और इसके बेसिस पे हमारे पास 2 केमिकल रिएक्शन आते हैं हीट के बेसिस पर, इंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा आता है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हम आगे वाले पेज में पढ़ेंगे। पहले आता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हम अभी देखते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक केमिकल रिएक्शन विथ एब्जॉर्ब हीट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस में भी एंडोथर्मिक ही रिएक्शन होता है। CO2 जो है कि H2O के साथ रिएक्ट करता है हीट से, जो कि सन से लेता है, तो बनाता है ग्लूकोज।
और आगे हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन विथ रिलीज हीट एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट को रिलीज़ किया जाए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, CaO सॉलिड में है और H2O लिक्विड में है। इसको जाकर CaOH2O में एक्वस में जाता है, उसके बाद से हीट में रिलीज़ कर देता है। आगे हम देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन के बारे में जानने के लिए हम देखेंगे व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड और सिंबल इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग सिंबल या वर्ड के ज़रिए मतलब बनाते हैं उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में दो तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, एक वर्ड इक्वेशन में, एक सिंबल से। तो आइए हम जानते हैं वर्ड इक्वेशन क्या होता है और सिंबल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या है। वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट आर रिटन विथ लेफ्ट हैंड विथ प्लस साइन सेपरेटेड देम। मतलब कि जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे प्लस साइड में लिखे जाते हैं और इसको सेपरेटली लिखा जाता है प्लस साइन के देने के बाद। अब आगे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में, जैसा कि हमारे पास प्रोडक्ट में बताया जाता है कि प्रोडक्ट आर वेदर ऑन द राइट हैंड, हाँ, जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोडक्ट आर वेदर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड विथ प्रोसेस प्लस साइन सेपरेटली। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट में लिखा जाता है राइट हैंड के साइड में, वो भी प्लस साइन में सेपरेटली, और इसको इस एरो से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस एरो से बताया जाता है, ऐसे वाले एरो से बताया जाता है ऊपर की ओर यानी गैस से के लिए। When a magnesium ribbon burn oxygen to produce white powder of magnesium oxide, ये एग्जांपल है, आप इसको समझ सकते हैं वर्ड इक्वेशन में। जैसे कि अभी मैं समझा देती हूँ आपको, 2 मिनट्स रुक जाइए। हाँ, जैसे कि मैं अभी समझा देती हूँ कि देखिए वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि जैसे कि वहाँ पर हमारा लिखा गया था अल्फ़ाबेट में कि मैग्नीशियम को हम जब वाइट पाउडर के साथ प्रोड्यूस कराएंगे तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो जैसे कि हम वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया हमारे पास रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हेन जिंक ग्रैनुली is mixed with sulfuric acid to form सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिंक और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जब करेंगे तो ये क्या बनाता है, सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाएगा, उसकी वजह से हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट। ये था हमारा वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम आते हैं सिंबल इक्वेशन में। सिंबल इक्वेशन में क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है सिंबल इक्वेशन में गाइस, जैसे कि when a chemical reaction is represented with symbol and formula to place of their name is called symbol equation। देखिए केमिकल रिएक्शन में जब रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल को, या तो सिंबल के ज़रिए करते हैं या तो फार्मूला के ज़रिए करते हैं, और उसके नेम के ज़रिए, शॉर्ट नेम के ज़रिए हम उसको करते हैं केमिकल इक्वेशन में, सिंबल इक्वेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 1 में, when magnesium ribbon is burned in oxygen to produce with white powder of magnesium oxide। ऊपर वाला ही एग्जांपल है, समझाने के लिए लिया गया है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि सिंबल इक्वेशन में इसका क्या मायने हैं, मैं बताती हूँ। सिंबल इक्वेशन में Mg ये हो गया उसका फॉर्मूला का नाम, और O2, ठीक है। ऑक्सीजन ये क्या हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया MgO ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसी को कहते हैं हम सिंबल इक्वेशन। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल ये भी दिया है, आप इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए आप समझ सकते हैं। व्हेन जिंक ग्रैनुली इज मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब आगे की तरह हम बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास एक टॉपिक जिसको कहा जाता है
अनबैलेंस इक्वेशन। ओके, अनबैलेंस इक्वेशन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अनबैलेंस इक्वेशन में क्या कहता है। इट इज़ अ केमिकल इक्वेशन वेयर नंबर ऑफ एटम और सर्वस एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल। जैसा कि कहा जा रहा है इसमें कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें कि नंबर ऑफ एटम और सर्वस एलिमेंट जो दोनों तरफ बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते, उसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। जैसे आप देख सकते हैं Mg यहाँ पर है और O2, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और Mg1 है। तो यहाँ क्या हो गया, हमारे पास Mg1 है और O2 भी 1 है, O भी 1 है, जो कि जबकि ये रिएक्टेंट में हमारे पास ऑक्सीजन 2 था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Mg1 लिखा है, Mg1 है, ये है O जो है, मतलब ऑक्सीजन जो है 2 है लेकिन ऑक्सीजन जो है 1 है। तो ये हमारे पास हो गया अनबैलेंस इक्वेशन। अब आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि बैलेंस इक्वेशन, इट इज़ अ केमिकल इक्वेशन वेयर नंबर ऑफ एटम आर एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। दोनों साइड हमारे पास जब इक्वल रहेगा उसको हम लोग बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर 2 से इंटू कर देते हैं 2Mg प्लस O2, तो अगर इधर भी 2 से इंटू कर देते हैं तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं Mg भी हमारे पास 2 हो गया और O भी 2 हो गया। और यहाँ पर अगर हम 2 से इंटू करते हैं बोथ साइड तो Mg भी यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ पर भी O भी 2 हो गया। तो इसको हम लोग बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए Zn प्लस H2SO4, ये क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस H2O। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, Zn जो है 1 दिया है, H जो है 2 दिया है, S जो है 1 दिया है और O क्या दिया है, 4 दिया है। और यहाँ जब देखेंगे आप तो सेम चीज़ें मिलेंगी आपको, Zn1 H2 और S1 और O4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, आपको मैं अभी कुछ देती हूँ, आप बना सकते हैं इसको। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, जब आप ये वीडियो देख लेना, तो जब समझ में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, आप समझ लीजिए। फास्फोरस बर्न इन क्लोराइड ऑक्सीजन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, एक फास्फोरस को जलाया जाता है क्लोरीन गैस के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए, पेंटाक्लोराइड। तो हम जानते हैं कि फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, P4 प्लस Cl2 क्या बनता है, PCl5। तो अगर हम इसको देखें बैलेंस में हमको बनाना है, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन में हमको करना है, तो P4 ओके, और इधर है Cl2। अगर हम इधर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है P4 हो जाएगा, और जो है 10 जो है ना Cl2, 10 टू जब 5 2 10 को करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ पर अगर 4 इंटू 5 करेंगे तो भी 20 आएगा। ठीक है गाइस, तो अब ये तो हमारे पास हो गया बैलेंस इक्वेशन। इसी तरह से आप इसको भी समझ के बना सकते हैं, जैसा कि अभी मैं बताती हूँ आपको, इसको भी आप कैसे समझ के बना सकते हैं। देख सकते हैं आप, गलती हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हमने आपको होमवर्क के लिए समझा देती हूँ, फिर आप जाकर दोबारा से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए, एक्वस सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म एक्वस सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ये एक्वस सॉल्यूशन में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए, एक्वस सोडियम सल्फेट और वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो हमारे पास क्या है, H2SO4 प्लस NaOH। ठीक है, और क्या फॉर्म करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आता है कि NaSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन बनाना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, H2SO4 और SO4 दिया। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से बैलेंस करेंगे। जब दोनों साइड जब बैलेंस है तो बैलेंस होगा, नहीं होगा तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको आई होप कि समझ में आ गया हो। तो अब हमारे पास पढ़ने के लिए है कि मैक केमिकल इक्वेशन आर इन्फॉर्मटी, कि जब और इन्फॉर्मेशन आप मतलब लेना चाहेंगे केमिकल इक्वेशन के लिए, तो आपको मैं बता देती हूँ कि सॉलिड को हम S से डिनोट करते हैं, लिक्विड को L से करते हैं, गैस को G से करते हैं या इस एरो से करते हैं। ठीक है,
या तो इस एरो से करते हैं, और गैस को तो बता दिया, एक्वस को Ag से डिनोट करते हैं, और प्रिसिपिटेट को PPT या तो इस जैसे एरो को करते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट ओपन में स्लो कर देते हैं, और रिवर्सल को इस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको, इस तरीके से, देन इस तरीके से रिवर्सल को लिखते हैं। फॉर हीट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर कंडीशन के लिए हम इस तरीके का सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप केमिकल इक्वेशन या बैलेंस इक्वेशन बना लेते हैं तब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। हीट के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से सिंबल का यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है कि गैस के लिए एग्जांपल, जिससे आपको समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं गैस के लिए, फॉर सॉलिड, ठीक है। गैस एग्जांपल फॉर सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर दिया है फॉर लिक्विड एग्जांपल के लिए, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ों का एक ही साथ एग्जांपल है। जैसे Na के लिए सॉलिड है तो S लगाया हुआ है, H2O के लिए लिक्विड है तो L लगाया गया है, और NaOH है जो कि एक्वस है, एक्वस बन गया है तो Ag लगाया गया है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम बाद में जाके मिस्टेक कर देते हैं। और H2 है जो कि गैस है, और या तो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। तो आगे हम फिर से करते हैं, हमसे क्या कहा है, प्रिसिपिटेट के लिए कहा जा रहा है, प्रिसिपिटेट के लिए, ठीक है, और एक्वस के लिए, ठीक है। प्रिसिपिटेट और एक्वस के लिए हम देख सकते हैं AgNO3 जो है एक्वस में है, और NaCl क्या है हमारे पास एक्वस में है, जबकि ये AgCl जो बनता है बाद में जाके प्रिसिपिटेट हो जाता है, और ये जो होता है एक्वस में चला जाता है। देन हमारे पास है एक और एग्जांपल आपको समझाने के लिए टेम्परेचर के लिए, ओके। टेम्परेचर के लिए हमारे पास CO गैस है, और H2 जो है गैस है ये भी, और 340 डिग्री पर हम इसको हीट देते हैं, मतलब टेम्परेचर इसका हाई करते हैं। देन हमारे पास बनता है CH3OH जो कि लिक्विड में होता है, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर CO एक है और H2 2 है, इधर जाइएगा तो CH3 बन जाता है जो कि 3 है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे 2H2O से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड नहीं करेंगे, इस साइड तो इक्वल है तो इस साइड के लिए कर सकते हैं रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक एग्जांपल है HCl और एक्वस प्लस NaOH एक्वस में, ठीक है। तो और इसको हम लोग फास्ट में, जो कि मैंने आपको ऊपर सिंबल के बारे में बताया कि फास्ट में इसको डिनोट करेंगे, देन हमारे पास ये बन जाएगा। और डाइल्यूट के लिए DlIl का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से और एक समझ सकते हैं। देन हमारे पास आता है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल इक्वेशन। देखिए अब क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंडीशन क्या क्या रिक्वायर्ड होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, कौन कौन से केमिकल कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले तो आता है हमारे पास कि फिजिकल कंटेक्ट, सबसे पहले होता है फिजिकल कंटेक्ट। अब देखिए फिजिकल कंटेक्ट होता क्या है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट आर ब्रॉड इनटू कंटेक्ट ईच अदर। जब केमिकल रिएक्शन जब टेक प्लेस करते हैं रिएक्टेंट्स के साथ ब्रॉड करने के लिए, तो ईच अदर के साथ कंटेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर CaO सॉलिड में है और H2 जो है लिक्विड में है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, दूसरा इसका टाइप होता है जो कि होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे ये कंडीशन रिक्वायर्ड होता है। देखो some chemical take place only when the reactant are taking in the form of solution। ऐसा केमिकल जो कि मतलब टेक प्लेस लेता है जब रिएक्टेंट जो होता है फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन में आ जाता है, तब जाके ये होता है। बाय द वे हम कह सकते हैं इसको प्रोडक्ट के रूप में, ओके गाइज। तो आप देख सकते हैं फिर आता है हमारे पास इसके लिए भी एक एग्जांपल जो कि मैं अभी आपको बता देना चाहती हूँ। एक टाइप एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl। ये जो है क्या है, दोनों सॉलिड में है, जो कि हमारे पास नहीं होगा क्योंकि दोनों सॉलिड में है तो हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। आप देख सकते हैं ये कैसे हुआ, ओके। देन हमारे पास आता है हीट, हमारे पास थर्ड ऑप्शन है हीट, ओके, हीट। अब हम क्या करेंगे, हीट के बारे में जानेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एब्सॉर्बिंग ऑफ हीट, दिस आर कॉल्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मा मीन्स होता है हीट, ठीक है, आपको दिखाई दे सकता होगा, आपको वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हीट लिखा हुआ है।
ओके गाइज, तो आप हीट के बारे में मैं बताना चाहूँगी। एक लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि एब्जॉर्ब करता है हीट, उसी को हम लोग थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहूँगी। जैसे कि आप जान सकते हैं Fe+S नो रिएक्शन। ओके, अगर इस पर हीट हम देंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, और अगर इस पर भी हीट देंगे कि ClO3 पर, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं देंगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हम कर सकते हैं। और हमारे चौथा कंडीशन है, क्या कंडीशन है? लाइट। तो लाइट, दे आर सडन रिएक्शन विच टेक प्लेस वन इन द प्रेजेंट ऑफ लाइट, दिस वर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। देखो, लाइट को हम लोग फोटो कह सकते हैं क्योंकि फोटोसेंसिटिव में भी होता है लाइट की जगह, तो लाइट मीन्स होता है ये फोटो। तो आपको मैं बताना चाहूँगी फिर से कि ऐसा सडन रिएक्शन जिसमें प्रेजेंट होता है लाइट, उसी को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। CO2 गैस है जो कि H2O है, लिक्विड है। इसको हम लाइट देंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्म बनेगा। C6H12O6 जो कि एक्वस, और O2+H2O बनेगा। ओके, अब देन हम एक और आपको बताना चाहेंगे। पांचवा हमारा कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी। सम रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंट, दिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम जानते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो, इलेक्ट्रिक पास हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास हो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं बताती हूँ जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर का जो ये होता है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको मैं बता दूँ कि H2O जो कि है लिक्विड में, और ये क्या बनता है? H2 जो कि गैस में बनता है, O2 जो है गैस में बनता है। अब इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर आपको मैंने बताया ऊपर ही बैलेंस करने की तरीके, तो आप देख सकते हैं 2H2O लिक्विड में जाएगा, फिर 2H2O इधर गैस में हम लोग कर देंगे, और इधर O2। हम यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब फिर हम प्रोडक्ट की तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगा। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास कंडीशन है साउंड का। ठीक है, साउंड पे क्या होता है? सडन रिएक्शन टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्बिंग ऑफ साउंड एनर्जी। कि ऐसा रिएक्शन जिसमें मतलब कि साउंड जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है, उसी को हम लोग साउंड रिएक्शन एनर्जी कहते हैं। जैसे कि C2H2 जो कि साउंड एनर्जी के ऊपर, मतलब साउंड एनर्जी इसमें जाती है, तब जाके बनता है, क्या बनता है देखते हैं हम, कि 2C+H2 बनता है, 2C+H2। ओके, अब आगे हम देख सकते हैं प्रेशर में हम बता देती हूँ आपको कि प्रेशर में क्या होता है। सडन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन प्रेशर इज अप्लाई। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि प्रेशर को अप्लाई किया जाए। जैसे कि आप बता सकते हैं हमको फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया का फॉर्मेशन होना, NH3। ठीक है, इसको कहते हैं। इस पर प्रेशर लगता है तो Na2 जो कि गैस में है, N2 गैस में है, फिर H2 ये भी गैस में है, नो सॉल्यूशन। जब इसमें हम ये करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा बनेगा 2NH3। ठीक है, 2NH3। ये बात ध्यान रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम बताते हैं आपको कौन सा कंडीशन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैं बताना चाहूँगी, कैटलिस्ट। ये जो है ना, आप लिख के रख लो, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है ये कैटलिस्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप इसको लिख लो। अब मैं आपको बताती हूँ कैटलिस्ट क्या है। एक केमिकल सब्सटेंस विच आफ्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग only need change its chemical composition at the end of the chemical reaction is called। मतलब ऐसा केमिकल जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। जो कि खुद पार्टिसिपेट नहीं देगा लेकिन उसको घटा देगा। जैसे कि आप नीचे भी देख सकते हैं, द रेट ऑफ सम केमिकल रिएक्शन आर इन्फ्लुएंस बाय कैटलिस्ट, सच रिएक्शन आर कॉल्ड कैटलिस्ट रिएक्शन। एक होता है कैटलिस्ट रिएक्शन, कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें इन्फ्लुएंस होते हैं कैटलिस्ट, जो कि मतलब कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बहुत ज़्यादा हाई करते हैं या बहुत ज़्यादा घटा देते हैं। आपको मैं बता देती हूँ आगे। एक होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं ना, ये जो है रेट को बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। ए कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो KClO3 है, इसको हम लोग
कैटलिस्ट कहते हैं। मतलब ये फॉर्मेशन में जो रिएक्शन बन के आएगा इसको कैटलिस्ट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं MnO जो है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है KCl + O2 के साथ, ठीक है। आपको मैं बता दी। अब मैं आगे आपको बताती हूँ नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में, ऐसा कैटलिस्ट जो कि रिटायर्ड कर देता है, रेट को एकदम ज़्यादा कम कर देता है, इसी को हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं H2O2 और जो कि लिक्विड में हमारे पास, इसके ऊपर हम अल्कोहल इधर करेंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट में चला जाएगा क्योंकि ये जो है ना इसका रेट जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आ गया आपको लोगों को। आगे हम चाहते हैं आगे क्या बताया गया, आगे हमको पढ़ना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बहुत जगह आपने सुना होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं आपको समझा देती हूँ क्या होते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंजिंग ऑफ रेडिकल टेक्स प्लेस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि दो, मतलब ये जो है ना, दो दोनों का एक्सचेंज हो, ये पॉजिटिव के साथ चला जाए और ये निगेटिव के साथ चला जाए। समझ में आया, ये निगेटिव के साथ चला जाए, ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, ठीक है, इसमें ये तो आपको पता ही है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन एक साथ होगा तो उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एट द रिजल्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 सब्सटेंस नीड, मतलब कि 2 सब्सटेंस बनते हैं जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। सिंपल सी बात है। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में क्या दिया हुआ, एग्जांपल ये कोई रिएक्शन नहीं है, बस एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए AB + CD, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही खतरनाक वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। AB है जो है वो D के साथ रिएक्ट कर गया है कि जो कि हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर जो B है ना वो जाके C के साथ रिएक्ट कर दिया। अब ये 2 रिएक्ट किया है ना, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर एक करता तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। ओके अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। तो देखिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। इफ़ वन ऑफ द प्रोडक्ट गेट प्रिसिपिटेट द रिएक्शन कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा प्रोडक्ट जो कि मतलब रिएक्शन के दौरान प्रिसिपिटेट हो जाता है उसी को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। आपको मैंने ऊपर ही बताया था प्रिसिपिटेशन का रिएक्शन का सिंबल ये होता है, ठीक है। आप ये सिंबल को देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर प्रिसिपिटेट हुआ है। इसीलिए जब भी कहा जाता है कि अगर कुछ भी कोई एग्ज़ाम में सवाल आए तो आप उस रिएक्शन का सिंबल ज़रूर दें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने क्या किया है और प्रिसिपिटेशन हुआ भी है कि नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं KCl + AgNO3, उसके बाद से हमारा प्रोडक्ट क्या बना है KNO3 और बनता है हमारे पास AgCl जो कि प्रिसिपिटेट हुआ है हमारे साथ। अब आता है 3rd नंबर हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकेंड नंबर आता है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इफ़ द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एन एसिड और एन अ बेस इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो एक एसिड और बेस के दरमियान है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए हमारे पास सॉल्ट है जो कि है एसिड, ठीक है, वाटर जो है एसिड और सॉल्ट जो है बेस है, तो इसको हम लोग फॉर्म करेंगे एक रिएक्शन के दौरान, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास कहा जाता है कि यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, HCl क्या है एसिड है, NaOH क्या है बेस है, और ये क्या बनता है हमारे पास जाकर NaCl सॉल्ट बनता है, ठीक है, और H2 क्या बनता है हमारे पास वाटर, ये तो सबको पता है। और ये क्या हुआ है इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया, क्योंकि जब 2 मतलब किसके बीच में हो, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन, उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सा बात हो कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है हमसे। ये भी एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा। ओके मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या कहा जा रहा है हमसे कहा जा रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, आइए हम बताते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। एक केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल और लूजेस हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल को भी गेन करता है, और किसको लूजेस करता है, हाइड्रोजन को
लॉस करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखा जा सकता है, आपको देखने को मिल सकता है कि ऑक्सीजन इसमें गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कहा जा रहा है, S + O2 क्या बनता है हमारे पास, SO2। यहाँ पर क्या हुआ, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, Ca + O2, ये क्या हुआ, CaO हुआ। इसके साथ भी हमारे पास क्या हुआ, इसके साथ हमारे पास हुआ ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं PbS + O2 के साथ भी वही चीज़ हुआ, जो कि क्या उसने किया कि गेन किया ऑक्सीजन को, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए उसमें कहा जा रहा था हमसे कि तीनों, मतलब कि कहा गया है कि हाइड्रोजन का लॉस होना, ऑक्सीजन का गेन होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का गेन होना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिए ये तीनों चीज़ों में से कोई एक हो तो समझ जाइएगा उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं Mg + Cl2, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का गेन हुआ है। ठीक है, MgCl+ गेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम थर्ड में देख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर हमारे पास साथ हुआ क्या है, रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन के। देखिए HCl + Cl2 + H2, इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब ये HCl था वो क्या था, हाइड्रोजन के साथ था, Cl जो था, और ये क्या हुआ, अलग हो गया Cl, और क्या बन गया H2। सिंपल सी बात, आप इसको देख सकते हैं। देन हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन। अब हमारे पास क्या आता है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, हम आपको बताते हैं रिडक्शन। ए केमिकल रिएक्शन इन विच, यहाँ पर हम देख सकते हैं ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और यूजेस ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमसे कहा जा रहा है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ऐसा सब्सटेंस जो है ना गेन करे हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल को भी गेन करे, किसको लॉसेस करे, ऑक्सीजन को। ऊपर में हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या था हमारे पास ऑक्सीजन को गेन किया जा रहा था और हाइड्रोजन को लूज किया जा रहा है। रिडक्शन में क्या किया जा रहा है, गेन को, मतलब हाइड्रोजन को गेन किया जा रहा है और ऑक्सीजन को लूज़ किया जा रहा है। तो आप इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, गेन ऑफ हाइड्रोजन एग्जाम्पल है Cl2 + H2S। तो यहाँ पर जो था हाइड्रोजन अलग था और यहाँ पर क्या हुआ, पास मतलब गेन हो गया, HCl + S बन गया। ठीक है, और O2 + H2O। अब यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का गेन हुआ H2O। यहाँ पर क्या हुआ, C2H4, उसके बाद से प्लस H2O। यहाँ पर क्या हुआ, C2H6। ओके, C2H6 हुआ। अब आता है हमारे पास दूसरा एग्जांपल, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में हम देख सकते हैं CuCl2 + Cu। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, जाकर Cu2Cl2 बनता है। ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में हमसे कहा जा रहा है CuO + H2O क्या बनता है, Cu + H2O। देखिए यहाँ पर था जो कि CuO जो था ना ऑक्सीजन के साथ गेन था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये हो गया, रिडक्शन हुआ, क्योंकि H2O जो है हमारे पास लूज़ कर दिया गया। ठीक है, ओके। अब हमारे पास का देख सकते हैं, हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्शन को कहते हैं, मैं बताती हूँ आपको सिंपल सी लैंग्वेज में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसमें मतलब होते हैं, उसी को हम लोग रिडॉक्स कहते हैं। क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसी के लिए हम लोग रिडॉक्स कहते हैं। अगर आपने अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो और रिडक्शन समझ में आ गया तो रिडॉक्स बहुत मामूली चीज़ है भाई, दोनों जिसमें उसी को कहते हैं। आप एग्जांपल के ज़रिए दिखा सकती हैं मैं आपको। CuO + H2O, ये क्या बनता है, इसके प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनता है, Cu + H2O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे साथ क्या हुआ, H2O जो है ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास O को गेन किया गया है, और Cu के साथ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, जो कि रिडक्शन हुआ है। ठीक है, समझ रहे। अब देखिए यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये जब दोनों हो गया तो ये हमारे पास हो गया रिडॉक्स हो गया हमारे पास। ओके गाइज, समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देखिए ऑक्सीडेशिंग रिएक्शन एजेंट क्या होता है, ये देखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं ऑक्सीडेटिंग एजेंट क्या होता है। ये सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हेल्प करे ऑक्सीडेशन के समय, उसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। मैं आपको
ऊपर वाले ही एग्जाम्पल से समझाऊंगी क्योंकि बेहतर होगा ऊपर वाले ही एग्जाम्पल से आप समझे तो। देखिए यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है हमारे साथ, मतलब रिएक्शन के साथ क्या हुआ है, CuO, ठीक है, प्लस H2O, और यहाँ पर क्या बनता है Cu प्लस H2O। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि Cu जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। और H2 के साथ तो हुआ ही है रिडक्शन, और इसके साथ तो रिडक्शन हुआ है, इसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखिए Cu ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि H2 है जो वो क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन किया, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और Cu क्या है, रिमूविंग किया है ऑक्सीजन का, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब देन हम आगे पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, आप ये देख लेना दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही समझाया है, लेकिन मैं फिर से एक बार समझाती हूँ क्योंकि इसमें और भी नॉलेज है। ए सब्सटेंस दैट हेल्प्स इन रिडक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग। यहाँ पर मैंने समझाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लियरली मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, ZnO, ठीक है, ZnO और CC दोनों चीज़ें जो है ना 2 बार करती हैं। देखो रिड्यूसिंग रिएक्शन भी है और ZnO के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है, और C जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। देखिए रिडक्शन हुआ है इसके साथ, ZnO के साथ रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, ठीक है, और ZnO के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, क्योंकि ये Zn के साथ हमारे पास ऑक्सीजन का लूज हो रहा है, इसीलिए ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके साथ हमारा गेन हो रहा है, इसीलिए हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिड्यूसिंग। आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए इसके इफेक्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पहला है कंबशन रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन वेयर अ सब्सटेंस बर्न और ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंट ऑफ एयर ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस जो कि जलाया जाता है ऑक्सीडेट के साथ, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ एयर के साथ जिसको जलाया जाता है उसी को कंबशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सा, ज़्यादा लेंदी नहीं समझने का, सिंपल सा समझो कि एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कोई सब्सटेंस को जलाया जाता है, किसके प्रेजेंट में, एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कंबशन ऑफ फ्यूल, कंबशन ऑफ चारकोल, कंबशन ऑफ वुड, कंबशन ऑफ LPG और पेट्रोलियम, ओके, पेट्रोल सॉरी एटसेट्रा, आप इसको ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमसे, कहा जा रहा है ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक बिकॉज इन कंबशन रिएक्शन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट को रिलीज किया जाता है, और जो कि कंबशन में क्या होता है, हीट को रिलीज किया जाता है, हीट एनर्जी को। तो इसमें भी हमारे पास क्या हुआ कि ये ऑल कंबशन रिएक्शन जो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। बस इतनी सी बातें याद रखो। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल में समझाया जा रहा है, व्हेन हाइड्रोकार्बन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। कि जब हाइड्रोकार्बन को हीट किया जाता है किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन को, क्या फॉर्म करने के लिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी फॉर्म करने के लिए, ठीक है। देखिए तो हाइड्रोकार्बन क्या है, अब सबसे पहले तो आप समझिए हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है, एक कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय कार्बन और हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन से बना हो और हाइड्रोजन से बना हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। CO प्लस O2 ये किससे बना है, हमारे पास ये से बना है ना, कार्बन से बना गया है, इसीलिए हमको CO2 गैस मिल गया और एनर्जी मिल गई, इसी को कहते हैं। नेचुरल गैस का भी ले लीजिए आप, CH4, ओके। अब हम देखते हैं आगे हमसे क्या कहा गया, कंबशन ऑफ LPG। देखिए कंबशन ऑफ LPG क्या होता है, देखिए कंबशन ऑफ LPG क्या होता है, C4, ये इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, C4H12 प्लस O2, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। देखिए यहाँ पर एनर्जी नहीं था, लेकिन यहाँ पर जाके एनर्जी फॉर्म किया ना, उसके बाद से देखिए रिस्पायरेशन क्या होता है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल विच रिलीज एनर्जी। ये होता है हमारे लिविंग सेल में, ह्यूमन बींग में भी होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, रिस्पायरेशन को ऐसा केमिकल रिएक्शन कहते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज हो, ओके।
अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, रिस्पिरेशन इज अ कंबशन रिएक्शन बिकॉज ग्लूकोज इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन। देखिए रिस्पिरेशन जो है एक कंबशन रिएक्शन है क्योंकि ग्लूकोज इसमें बर्न होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बताया जा रहा है, C6H12O6 ये किसका है, ग्लूकोज का है फॉर्मूला, ठीक है, प्लस O2 को हम सॉलिड में था, फिर हमने एनर्जी को फॉर्म कर दिया, सिंपल सी बात। अब हम आते हैं केरोसिन, ठीक है। क्रेजन क्या है, क्रेजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन इन एयर और वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। देयरफॉर व्हेन अ मेटल आर एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर दे रिएक्ट विद एयर और वाटर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट एंड फॉर ऑक्सीडेशन ऑन देयर सरफेस। या हम ये भी कह सकते हैं व्हेन अ मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज ऑक्सीजन, मॉइस्चराइज, एसिड एक्सेट्रा इज कॉल्ड क्लोराइड, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड क्लोरेशन। सबसे बेस्ट है, मैं समझाती हूँ आपको सिंपल सी लैंग्वेज में, ज़्यादा लेन देन नहीं करने का। सिंपल सा है कि ऐसे मतलब कोई भी मेटल सरफेस पे जब एयर और ऑक्सीजन या मॉइस्चराइज या एसिड के कांटेक्ट में कोई चीज़ आ जाता है उसी को क्लोरेशन कहते हैं, ठीक है, बात खत्म। ओके लेट्स आगे जाते हैं। आगे हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल सच एज गोल्ड, पीटी, पीडी, पीबी, ये सब जो होता है क्या होता है हमारे पास केरोसिन के साथ होता है। ओके अब देखिए एग्जांपल में हम समझ सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो बहुत कॉमन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कलर जो होता है इसका ब्राउन हो जाता है, ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर, ओके, ग्रीन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम पे ये क्लोराइड नहीं होता है बिकॉज ऑफ इट ये जो होता है फ्री स्टेट में पाया जाता है गोल्ड और प्लेटिनम, इसी वजह से इसका नहीं होता है। केरोसिन इज अ रिडॉक्स ऑक्सीजन, इसमें जो है ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, इसीलिए हम लोग इसको रिडॉक्स ऑक्सीजन कहते हैं। अब आता है हमारे पास रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी क्या है, आज अभी हम पढ़ने वाले हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या होता है, तो सबसे बेस्ट है ऑक्सीडेशन हैज डिस्ट्रैक्ट इफेक्ट फूड एंड इडिजिबिलिटी सब्सटेंस, ठीक है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन बोटल आर ऑक्सीडेशन दे कैम रेंसिडी they become rancidity. These are smell and taste change and they become coil and present. This process is known as rancidity. देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें होता है, सिंपल सी बात है कि जब कोई भी खाने वाली तेल वाली चीज़ें में रखे जाते हैं खुले में तो उसकी टेस्ट चेंज होते हैं, मॉइस्चराइज भी चेंज होते हैं, स्मेल भी चेंज हो जाते हैं, उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओके, तो हम यहाँ से बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड आइटम। एंटीऑक्सीडेंट जब फूड आइटम में डालेंगे तो वो रेंसिडिटी कभी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद से हमारे पास क्या कहा जाता है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। फूड को हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो रेंसिडिटी से बचे। रिफ्रिजरेट द फूड सो क्लाउन रेंसिडिटी, ठीक है, डाउन रेंसिडिटी से हम बचाने के लिए फूड को रिफ्रिजरेट करेंगे। वाटर मैकेनिकल प्लस को बैग खरीदेंगे, उसमें नाइट्रोजन रहता है पैकेजिंग के समय, उसके वजह से उसको हम लोग ऑक्सीडेशन के साथ रख सकते हैं अपने खाने के साथ। तो यहाँ जो होता है हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चैप्टर समझ में आया है कि नहीं।